नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जंग में बैकफुट पर अमेरिका, जी हां, आज इसी की बात होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर नई शर्तें रखती हैं। यह शर्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर तनाव को और बढ़ा रही है। क्या ईरान की ये चुनौती सिर्फ क्षेत्रीय दबाव का संकेत है या फिर वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए गंभीर खतरा? यही सवाल उठता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की तो राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने साफ कहा है कि वे अमेरिका को अपने हथियार वापस लेने से रोक नहीं सकते। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान युद्ध में इस्तेमाल के लिए दूसरी जगह भेज रहा है। क्या अमेरिका का यह कदम वास्तव में अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है या इससे एशिया में नए खतरे पैदा होंगे? बताते चलें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा है कि हथियार हटाने को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि दक्षिण कोरिया की पारंपरिक और आधुनिक सैन्य ताकत उत्तर कोरिया से कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन क्या यही पर्याप्त है जब क्षेत्र में अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा रहा है और चीन की निगाह भी दक्षिण कोरिया पर है? तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने अब तक ईरान के 46 वॉरशिप को डुबो दिया है। उन्होंने मजाक में कहा कि जहाज़ों को पकड़कर इस्तेमाल करने से ज़्यादा उन्हें मज़ा इन्हें डुबोने में आया है। इस बयान के बाद में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की रणनीति कड़ा संदेश देने के लिए प्रभावी है या क्षेत्रीय तनाव को और भड़का रही है? वहीं ईरान की प्रतिक्रिया भी तेज रही है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो क्षेत्र में 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा इस क्षेत्र से, मतलब हॉर्मुज से। सवाल यह है कि क्या अमेरिका, इजराइल की ताकत और ईरान की आक्रामक नीति इस महायुद्ध को और लंबा खींचेगी या कहीं हलचल और कूटनीतिक समाधान सामने आ पाएगा? देखिए, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 11वें दिन में ये जो युद्ध है वो प्रवेश कर चुका है। सवाल जस के तस बना हुआ है भैया कि ये युद्ध खत्म कब होगा, समाप्त कब होगा। अमेरिका, इजराइल को लगातार ईरान चुनौती दे रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बयान आना IRGC की तरफ से कि युद्ध को समाप्त हम करेंगे, मतलब युद्ध समाप्त कब होगा ये ईरान तय करेगा। अब इसको किस प्रकार से देखा जाए, रूस धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको किस प्रकार से देखा जाए, और जिस प्रकार से खबरें भी आई कि युद्ध आखिरी दौर में है, ये बात ट्रंप ने कही है। अब ट्रंप के इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए? ट्रंप का ये कहना कि अब युद्ध आखिरी दौर में है, क्या इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर जो अटैक अब तक हो रहे थे उसको लेकर अब US चिंतित है और वो बैकफुट पर जा रहा है धीरे धीरे? शायद इसीलिए 10 दिन के भीतर या 11वें दिन के अंदर अंदर ये लोग सुलह का रास्ता तलाशने लगे हैं। क्या ये कहना भी जल्दबाजी होगी? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल है जिसको आज हम रेज करेंगे। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज पर क्या नई शर्त रखी है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। देख लीजिए, है ना, क्योंकि तेल की कीमतों पर ईरान का दबाव बढ़ता है। एनर्जी मार्केट पहले से ही अस्थिर स्थिति में है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना और तमाम चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं मौजूदा परिदृश्य में, इसीलिए ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही। बता आपको ये भी दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप यानी राष्ट्रपति को उनके सलाहकारों ने सुलह का रास्ता खोजने की सलाह दे दी है। जी हाँ, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के इस समय में जब युद्ध लगातार जारी है, लगातार एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बता दें आपको कि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और रंजन साहब हैं, प्रियदर्शी रंजन, राजनीति विश्लेषक, उनसे भी हम बात करेंगे कि आने वाले चुनाव भी हैं US में और वो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का उस पर। क्या रिपब्लिकन के वोटर्स भी नाराज हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हम सर से भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी सर से। सर, ईरान जंग में 10वें दिन के अंदर अंदर 11वें दिन के भीतर भीतर
क्या यूएस बैकफुट की तरफ जा रहा है? क्या ये कहना जल्दबाजी होगी? क्योंकि इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें सुलह का रास्ता खोजने के लिए कहा है। कहा यह जा रहा है सर कि यूएस को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि नुकसान झेलना पड़ रहा है। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो पैनलिस्ट को। सवाल ये है कि शायद जल्दबाजी है, क्योंकि आप देखिएगा कि अमेरिका ने जो नुकसान पहुंचाया है ईरान के अंदर, उनकी टॉप लीडरशिप, चाहे आज सुप्रीम लीडर है, उनको नजर तो आते नहीं है, पर हाँ सुप्रीम लीडर हैं जो खामेनी के लड़के थे, उनकी टॉप लीडरशिप, 40 से कमांडर्स उनके मारे गए, कंप्लीट एयरफोर्स खत्म, कंप्लीट नेवी डेसिमेटेड, कंप्लीट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म, पूरा एयर सुप्रीमेसी कुछ नहीं, तेहरान में सब रिफाइनरीज जल रही हैं, आग, किल्लत, पानी, परेशानी, हजारों में लोग मर रहे हैं। इसके बाद अगर आज ईरान कुछ एक पलटवार करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि उसके बाद मिसाइल है, छुपे हुए हैं, साइलो से निकालता है, व्हील हेड फायर करता है, वापस आता है, इर्द गिर्द इसराइल के अंदर टेल अवीव में नुकसान पहुंचा रहा है, यूएस बेसिस पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दुबई में आग लगा रहा है, उनके आरामको रिफाइनरी में फायर कर पा रहा है, डिसैलिनेशन प्लांट बर्बाद, तो थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकता है। यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। इस बात का एहसास और आभास था कि ईरान ने 1980 से लेकर के आज तक ऐसे काफी कुछ सामान और सामग्री जमा कर रखी है जिसकी शायद पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लेकिन ईरान के पलटवार, ईरान का जोश, ईरान का जज्बा, जुनून, ये सब ठीक हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं, पर किसी भी चीज की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में एक लिमिट होती है, और वो लिमिट शायद ईरान इसको सह पाने में कठिन होगा। ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के भी अगर नहीं देख ले आप, तो धीरे धीरे अगर स्टेट ऑफ होर्मुज अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में खुल जाता है 100%, जिसमें पूरा अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है या बाकी विश्व का, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है आज की तारीख में परेशानी में है। इसमें कुछ एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर हम इस पर और डीपली चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज बने रहिएगा। विजेंद्र सिंह सर हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा, जिसके आसार दिख भी रहे हैं, जैसा कि आईआरजीसी की तरफ से बयान आ रहे हैं, ईरान जो आक्रामक रुख अपनाए हुए कि भाई इसको खत्म हम करेंगे, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि यूएस को इससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा, ये संभावनाएं हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है मौजूदा परिदृश्य में समझना? सर वो आप बेहतर बता पाएंगे, क्या ये कहना सही है कि अगर ये जंग लंबा खिंचता है तो यूएस को जो उम्मीदें हैं कि हमें फ़ायदा होगा आर्थिक रूप से, वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है? विजेंद्र सर। विजेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सर आवाज़ शायद एक बार पीसीआर प्लीज़ देखिएगा, विजेंद्र सर को आवाज़ नहीं मिल रही मेरी। तब तक हम रंजन जी से बात करते हैं। रंजन जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? ये लंबा अगर युद्ध खिंचता है तो किस दिशा में चीज़ें जाती या बनती बिगड़ती दिख रही हैं? क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं यूएस में, और ये कहा जा रहा कि ये जो ट्रंप के वोटर्स हैं उनको भी जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकता है, वो भी नाराज़ हो सकते हैं। क्या ये सब भी एक ऐसी वजह है जिससे ट्रंप जो है कदम पीछे खींच सकते हैं? इन संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? रंजन जी। शायद अमेरिका को यहाँ से हाथ खींचने का कोई वजह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ है, और अगर यहाँ से अमेरिका वापस लौटता है तो ट्रंप को जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा कि आधे रास्ते से आप क्यों लौट आए, जबकि आप कह करके गए थे कि ईरान के अंतिम खात्मे तक हम लड़ाई लड़ेंगे, या फिर वहां जो चीजें करने की आप कोशिश कर रहे हैं ऑयल पर कंट्रोल करने की, घोषित तौर पर अमेरिका का जो एजेंडा है वो तो यही है कि ईरान में हम तेल पर कंट्रोल करें। तो अगर ईरान पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके संसाधनों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके खनिज पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तब तो आपकी हार ही मानी जाएगी। इतनी बड़ी लड़ाई में इजराइल का तो समझ में आता है कि इजराइल क्यों लड़ रहा है, उसको ईरान से सीधे तौर पर खतरा है, लेकिन अमेरिका को तो सीधे खतरा नहीं था ईरान से जी। अमेरिका तो इसीलिए 2 कारणों से घुसा था। एक घुसा था कि उसको इजराइल की हर हाल में मदद करनी है, क्योंकि अमेरिका में जो यहूदी हैं वो निर्णायक हैं, वो आर्थिक तौर पर निर्णायक हैं, वहां परसेप्शन बनाने में निर्णायक हैं, नैरेटिव गढ़ने में निर्णायक हैं, और वहां के मीडिया पर भी कंट्रोल कहीं ना कहीं यहूदियों का है। तो उसको तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये ट्रंप ने युद्ध छेड़ी या इजराइल के साथ पूरी तरीके से जाने का मन बनाया। इजराइल ने जो कहा उन इजराइल की मनमानियों को माना। तो यहाँ
अमेरिका को सीधे तौर पर तो ये नहीं कह सकता है कि हम इजराइल के सीधे हित के लिए लड़ रहे थे, अपना भी हित तो बताना होगा जनता के बीच में ट्रंप को। तो वो तो यही बताएंगे कि देखिए हमने ईरान को कमजोर कर दिया और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। अभी नहीं मिली है, भविष्य में मिलेगी। अभी हमने निवेश किया है एक तरीके से युद्ध लड़ करके, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका की साख गिरेगी, ट्रंप की साख गिरेगी, उनको अपने जो उनके समर्थक हैं उनकी नजरों में, और आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड हायरार्की में कंट्रोल करके अमेरिका चल रहा है उसका भी कहीं न कहीं घटोतरी ही होगा। क्योंकि सिर्फ एक देश इसके जद में तो है नहीं, 3 देश इसके जद में है नहीं, दर्जनों देश इसकी जद में आ चुके हैं और सबों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। अमेरिका पर एक बड़ा धब्बा यह भी तो लगेगा कि अमेरिका ने पूरे विश्व में आर्थिक संकट लाने का काम किया, आर्थिक मंदी लाया, एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू अमेरिका आया और उनके समर्थक ठीक सब। जी ठीक है, आप सब बने रहेगा। अजय जी से भी उनका एक रिमार्क जान लेते हैं। अजय शर्मा जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर, ये 10 दिन समाप्त हो गए, 11वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है, किस प्रकार से दुनिया की इस पर नज़र है और आप बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार को किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि तख्ता पलट में विफलता तो दिखाई दे रही है जो कोशिश थी यूएस की। देखिए, सभी का अपना अपना नजरिया है। मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध को। जिस तरीके से अमेरिका ने सोचा था कि हम ईरान को मजा चखा देंगे या दुनिया को दिखा देंगे कि हम बॉस हैं, क्योंकि पिछले अगर हम 2-3 साल से समझे इस चीज को कि एक ही बात साबित करने की कोशिश की अमेरिका ने कि बॉस कौन। तो यहाँ पर अमेरिका उसी रूप से चल रहा था और ट्रंप हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की। ईरान को लेकर भी इन्होंने यही कोशिश की। पहले तो उन्होंने दूसरे तरीके से सोचा था कि रिजीम इस तरीके से चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो युद्ध छेड़ा और उन्हें लगा कि शायद 3 दिन में 4 दिन में हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि शायद ईरान इतना लंबा जो है युद्ध को खींच ले जाएगा। आज 11वां दिन है और हम यहाँ खड़े हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे देश थे जो ईरान अमेरिका से खौफ खाते थे और उसको अपना बॉस मानते थे या दादा मानते थे, अब उनके अंदर से वो डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। जब ये डर खत्म होना शुरू हुआ तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज गई कि एक तो महंगा युद्ध, जो उसकी मिसाइल्स हैं या जो जिस तरह वेपन्स हैं इतने महंगे हैं, उससे उसके ऊपर आर्थिक संकट आ रहा है, लोग वहां पूछ रहे हैं, इधर वो डर खत्म हो रहा है। तो जब डर खत्म हो जाएगा तो उसका जो बिजनेस है वो भी चौपट हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ने एक तरीके से अपने देश के अलावा बाकी के कंट्रीज को भी आर्थिक मंदी के गेट पे लाके खड़ा कर दिया है। जब ये स्थितियां बन चुकी हैं और ईरान कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, लड़ रहा है और युद्ध और लंबा चलेगा, तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए अब ट्रंप, जैसा आप कह रहे हैं कि उनके सलाहकार कह रहे हैं कि समझौता कर लीजिए, उसी स्थिति पे आ गया है। तो मुझे जो लगता है कि अब जो बॉस कौन वाली जो रणनीति थी या फिर पिक्चर थी वो अब बदलने जा रही है और ईरान ने बता दिया बाकी छोटे देशों को भी कि घबराइए मत, युद्ध लड़ा जा सकता है। पहले यूक्रेन ने दिखाया, अब ईरान ने दिखाया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प है। और वैसे अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो एक रिजीम को मैं खत्म होते हुए देख रहा था, संस्कृति को खत्म होते हुए देख रहा था, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम तेल की बात करें, एनर्जीज की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें, लेकिन एक देश लड़ रहा है आखिर तक। तो ये मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी लड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, नहीं वो मैसेज तो गया है। देखिए वो शुरुआती 10 दिनों में अजय जी वो मैसेज गया है कि किस प्रकार से ईरान ने मुकाबला किया है। मतलब सर्वोच्च नेता का मरने के बाद लग रहा था कि भाई यूएस को उम्मीद थी कि हो सकता है जनता सड़कों पर आए, तख्ता पलट और तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा खामनेई तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। IRGC ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है IRGC, ये भी समझेंगे।